हो गया प्रोग्रेस। इसको राइट का है और ठीक है। Good afternoon to all. I am Vijay Kumar, PGT Biology, going to discuss about the salient feature of national education policy. First of all, I would like to pay my thanks to my respected principal Sanjay Kumar Singh ji and coordinator Sri Anand Mohan ji, who provided me to such opportunity to deliver my words on this topic. It is a very important topic. Napoleon said, "You give me an educated mother, I shall give you a well-developed nation." नेपोलियन के इस वर्ड से आप सहज ही अनुमान लगा सकते हैं कि किसी भी देश के लिए शिक्षा का क्या महत्व है। देश का आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक और सामरिक सांस्कृतिक विकास देश की शिक्षा नीति पर निर्भर करता है। हमारे देश की कैसी शिक्षा नीति है, इस पर डिपेंड करेगा हमारे देश का विकास किस त्वरित गति से होगी, किस दिशा में होगी। अगर हमारे देश की शिक्षा नीति अच्छी होगी तो निश्चित रूप से हमारा देश सही दिशा में आगे बढ़ेगा और हमारा देश का सर्वांगीण विकास हर क्षेत्र में होगा। भारत एक श्रेष्ठ भारत के रूप में विश्व गुरु बन पाएगा। और इसी दृष्टिकोण से हमारे देश के यशस्वी प्राइम मिनिस्टर माननीय नरेंद्र दामोदर मोदी जी ने एक नई शिक्षा नीति की कल्पना किया ताकि हमारा देश एक श्रेष्ठ भारत बन सके। भारत विश्व के अन्य जो विकसित देश हैं, जो एक सुपर पावर के रूप में देखे जाते हैं, उनसे आंख मिलाकर बात कर सकते हैं। और इसके लिए उन्होंने एक नई शिक्षा नीति की कल्पना किया और इसके लिए उन्होंने भारत के अंतरिक्ष वैज्ञानिक के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाया और उन्हीं के काफी लगन से, मेहनत से इस कमेटी ने भारत के सभी पहलुओं पर, शिक्षा के सभी पक्षों पर विचार करते हुए एक रिपोर्ट तैयार किया और उसी रिपोर्ट के आधार पे ये नई शिक्षा नीति को लाया गया। नई शिक्षा नीति, न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इसका एब्रिविएशन है NEP, यानी N फॉर नेशनल, E फॉर एजुकेशन और P फॉर पॉलिसी। और अब इसके क्या करते हैं, हम लोग इतिहास पे नजर डालते हैं कि नई शिक्षा नीति के इतिहास पे भारतीय संविधान के चौथे भाग में ये वर्णित है कि नीति निर्देशक तत्वों में कहा गया है कि प्रारंभिक स्तर के सभी बच्चों को
अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाए। और इसके लिए 1948 में डॉक्टर राधा कृष्णन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग के गठन के साथ ही शिक्षा प्रणाली के व्यवस्थित करने का काम शुरू हो गया था। सामान्य तौर पे 10 वर्षों के बाद नई शिक्षा नीति लाने का प्रावधान है। 1952 में लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में गठित माध्यमिक शिक्षा आयोग तथा 1964 में दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में गठित माध्यमिक शिक्षा आयोग की अनुशंसा के आधार पर 1968 में शिक्षा नीति पर एक प्रस्ताव प्रकाशित किया गया था। मई 1986 में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति स्वर्गीय राजीव गांधी के कार्यकाल में लाया गया था, जो अब तक ये शिक्षा नीति जारी है। 1990 में आचार्य राम मूर्ति की अध्यक्षता में एक समीक्षा समिति तथा 1993 में प्रोफेसर यशपाल समिति का गठन किया गया था। और नई शिक्षा नीति 2020 भारत की शिक्षा नीति भारत सरकार के द्वारा 29 जुलाई 2020 को घोषित किया गया। नई शिक्षा नीति 2020 अंतरिक्ष वैज्ञानिक के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति के रिपोर्ट पर आधारित है। ये शिक्षा नीति 1986 के बाद करीब 34 वर्षों के बाद लाई गई है और ये हर एक पहलुओं को ध्यान में रखकर और ऐसी शिक्षा नीति लाई गई है जिससे देश का सर्वांगीण विकास हो, भारत अपना देश सर्वश्रेष्ठ बन सके, हर एक क्षेत्र में सामरिक क्षेत्र हो और सांस्कृतिक क्षेत्र हो, विकास कोई भी हर क्षेत्र में ये आगे बढ़ सके। अब हम लोग गौर करते हैं, ध्यान देते हैं इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं पर। हाइलाइट्स ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, स्कूलिंग विल स्टार्ट एट द एज ऑफ 3 years। इस नई शिक्षा नीति के अनुसार जब बच्चे 3 वर्ष के हो जाएंगे तभी वो उसकी शिक्षा प्रारंभ की जाएगी। और इसका जो एक स्ट्रक्चर था, अभी तक क्या था, नई जो 1986 की शिक्षा नीति थी 10+2+3, और इस नई शिक्षा का जो स्ट्रक्चर है वो 5+3+3+4 ये पाठ्यक्रम तैयार किया गया है। यानी कि बाद में हम चर्चा करेंगे इस पे। 5 साल का जो है ये फंडामेंटल एजुकेशन सिस्टम होगा और 3 years का जो है वो प्रिपरेटरी होगा, फिर उसके बाद 3 years का जो है ये मिडिल स्कूल होगा और फिर 4 years का जो है वो हाई स्कूल होगा, 4 वर्षों का। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि नई जो इसमें बिंदु है, प्रमुख बातें हैं। एम्फेसिस ऑन मदर टंग एज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। इस शिक्षा नीति की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि मातृभाषा पे जोर दिया गया है, क्योंकि मातृभाषा में बच्चे ज्यादा सीख पाते हैं। अगर किसी को बच्चे को आपको पिटाई लगे तो वो अपनी मातृभाषा में ही अपनी करुण वेदना को व्यक्त करते हैं। वो सीखी हुई भाषा जो ऊपर से इम्पोज किया गया है, विदेशी भाषा, उस भाषा में वो अपनी उस भावना को व्यक्त नहीं करते हैं। इसलिए नई शिक्षा नीति में मातृभाषा पे जोर दिया गया है। जो भी उसके प्रिपरेटरी स्कूल तक की शिक्षा है उसमें मातृभाषा पे जोर दिया गया है। इसके बाद इसमें जो बिंदु है वो है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ ईयरली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन। यानी कि सभी जगह पे जो ये शिक्षा होगी वो सार्वभौमिक शिक्षा होगा। प्रारंभिक बचपन देखभाल शिक्षा का ये सार्वभौमिकरण किया गया है, सब जगह पर एक ही इसी तरह की शिक्षा लागू
की जाएगी। नो रिजिड सेपरेशन बिटवीन साइंस, आर्ट एंड कॉमर्स स्ट्रीम्स। इसमें एक बहुत बड़ा परिवर्तन किया गया है कि जो पहले स्ट्रीम होते थे साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स, अब इस सेपरेशन को जो है समाप्त कर दिया गया है। अब बच्चे अपनी इच्छा अनुसार इस स्ट्रीम के कोई भी सब्जेक्ट को ले सकते हैं। अर्थात आप जैसे कॉमर्स है उसका एक पेपर अकाउंट्स ले सकते हैं, साइंस का वो फिजिक्स ले सकता है, और फिर जो ये क्या कहते हैं बायोलॉजी रखे, कोई भी वो 5 पेपर रख सकते हैं किसी भी स्ट्रीम से। एक पेपर एक स्ट्रीम से, दूसरा पेपर दूसरे स्ट्रीम से, और तीसरा तीसरे स्ट्रीम से। इस तरह से कोई प्रतिबंध नहीं है कि अगर आप साइंस पढ़ेंगे तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स ये लेना पड़ेगा या बायोलॉजी लेना पड़ेगा। अब ये अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। अब क्या है कि किसी भी स्ट्रीम के किसी भी सब्जेक्ट को 5 पेपर को आप ले सकते हैं। इसके बाद है इंटर्नशिप एंड वोकेशनल एजुकेशन फ्रॉम क्लास 6। छठे क्लास से ही उसको रोजगारोन्मुख शिक्षा की व्यवस्था की गई है। यानी कि जो बच्चे हैं शिक्षा लेकर जॉब खोजने वाले ना बने, जॉब के या रोजगार के लिए याचक ना बने, बल्कि दाता बने, वो जॉब को प्रोवाइड करें। इस तरह की शिक्षा व्यवस्था की गई है। छठे क्लास से ये शुरू किया जाएगा कि बच्चे को जैसे कैंडल बनाना, साबुन बनाना, सर्फ बनाना, सिंदूर बनाना और खिलौने बनाना, इस तरह के, मतलब कि बच्चा बिल्कुल ये स्कूल जो है कोई भी जैसे इंजीनियर, डॉक्टर, क्लर्क ये बनाने का कारखाना ना बने, बल्कि अपने पांव पे खड़ा हो पाए, आत्मनिर्भरता आए, इससे इसकी व्यवस्था इसमें की गई है। बोर्ड एग्जाम्स टू हैव लो स्टेक्स। इसमें क्या किया गया है कि जो बोर्ड एग्जाम्स हैं जैसे 10th वगैरह है, तो 10th बोर्ड को रिमूव करने का प्रावधान इसमें है, और बच्चों के ऊपर से कुछ भार जो है बोर्ड का टेंशन रहता है। कई बच्चे अच्छे एग्जाम में नंबर नहीं लाते हैं, वो आत्महत्या कर लेते हैं, टेंशन में रहते हैं, तनाव में रहते हैं। उसको कम करने का प्रयास किया गया। नेचुरल वातावरण में वो अपनी पढ़ाई कर सके, इसका ध्यान रखा गया है। रिडक्शन इन कुरिकुलम टू कोर कॉन्सेप्ट्स। ये पाठ्यक्रम के भार को कम करने का कोशिश किया गया है कि लोगों पे दबाव ना पड़े, और जॉली मूड में अपने प्राकृतिक वातावरण में जो नेचुरल उसकी स्थिति है, उस स्थिति में वो सीख सके, पढ़ सके, उसके ऊपर सब्जेक्ट का भार ना रहे। एजुकेशन ऑफ गिफ्टेड चाइल्ड। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ईश्वरी प्रदत्त होते हैं, उनका जो इंटेलिजेंस है जनरल लेवल से ऊपर होते हैं। छोटे ही उम्र में वो काफी ज्ञान अर्जित करते हैं, काफी मेधाविता होती है। जैसे आपने नाम सुना होगा तथागत तुलसी का। 9 वर्ष की अवस्था में ही उन्होंने मैट्रिक पास किया। जनरल ये प्रावधान के अगेंस्ट है, इसलिए उसके पिताजी ने हाई कोर्ट में ये रीट दायर किया कि मेरा बच्चा जो है इस उम्र में प्रतिभाशाली है और ये 10th बोर्ड की परीक्षा पास कर सकता है, तो परमिशन दिया गया उसको। और वो इसी तरह से 14 वर्ष की उम्र में एमएससी की परीक्षा पास कर लिया और नासा में वैज्ञानिक हो गया। तो ऐसे बच्चे जो प्रतिभावान हैं, उस बच्चों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है नई शिक्षा नीति में, ताकि अगर ये ऐसे बच्चे हैं तो वो साइंटिस्ट बन सके और देश को अपना बहुमूल्य योगदान दे सके। यानी कि उसके प्रतिभा को बांधा ना जा सके। अगर वो कम उम्र में ही अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकता है तो उसके लिए उचित माहौल बनाया जा सके। अब नई शिक्षा नीति में जो था मानव संसाधन मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, इसका नाम बदलकर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। ये नाम में
परिवर्तन किया गया है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो ये नई शिक्षा नीति है उसका पेडागोजिकल और कुरिकुलर पाठ्यक्रम का क्या स्ट्रक्चर है। यहाँ पे आप एक पिरामिडल स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसमें इसी चीज को दिखाया गया है कि ये 5+3+3+4 सिस्टम लागू किया गया है। यानी 5 वर्षों का जो है वो क्या होगा, फंडामेंटल एजुकेशन होगा, और जो 3 वर्ष की के उम्र से शुरू होगा यानी 8 वर्ष तक। 3 वर्ष जो होंगे वो आंगनबाड़ी वगैरह होंगे, उसमें बच्चे से प्ले स्कूल होगा वैसा, और इसके बाद फिर उसमें ये 1 और 2 होगा 3 वर्ष के बाद, यानी कि 3 3 6 7वां वर्ष में, और फिर 8वां वर्ष में 2 की पढ़ाई शुरू करेंगे। फिर 9 और 10 11 वर्ष की उम्र में ये जो है प्रिपरेटरी स्कूल होगा, और फिर 3 वर्ष का जो है वो मिडिल स्कूल होगा, और फिर 4 वर्ष का वो क्या कहते हैं आपको 9 10 11 12 होगा। तो इस तरह से ये 4 भागों में बांटा गया है इसको। और 10+2 सिस्टम जो पहले अभी तक चली आ रही थी 1986 के शिक्षा नीति के अनुसार, उसको रिमूव कर दिया गया, ड्रॉप कर दिया गया है। अब वही जो पहले मैंने चर्चा कर चुका है कि 5+3+3+4 सिस्टम को अपनाया गया है। इस बात की भी चर्चा मैं कर चुका हूं कि इसे 4 स्तंभों में बांटा गया है, 4 तरह के स्ट्रक्चर में, फंडामेंटल स्टेज, प्रिपरेटरी स्टेज, मिडिल स्कूल स्टेज और हाई स्कूल स्टेज। अब हम लोग देखते हैं फंडामेंटल स्टेज में कि ये 5 वर्षों का होगा, और ये 3 वर्ष जो होंगे वो प्री प्राइमरी स्कूल के होंगे, यानी आंगनबाड़ी या बालबाड़ी प्ले स्कूल जो होंगे उसमें बच्चे खेलेंगे और खेल खेल में सीखेंगे। कोई उस पर किताब का, शब्दों का बोझ नहीं होगा, जाल नहीं होगा। और ये 3 से 8 वर्षों तक का होगा। आप इसमें देख रहे हैं तस्वीर में आंगनबाड़ी का, इसमें खेलने के साधन होते हैं ताकि बच्चे को खेलना अच्छा लगता है, और वो बिल्कुल स्वतंत्र वातावरण में बिना किसी तनाव का खुशी खुशी वो खेलना सीखेंगे, बैठना सीखेंगे, बोलना सीखेंगे। यानी कि एक तरह से पाठशाला की पहली सीढ़ी अनुशासन से शुरू होगी, और वो आंगनबाड़ी में प्री स्कूल में सीखेंगे। और जैसा कि इसमें मैं कह चुका हूं कि ये 5 वर्षों का होगा। और अब दूसरा स्टेज जो है वो प्रिपरेटरी स्टेज है, और ये भी 3 वर्षों का होगा, यानी कि 9 10 और 11। और इसमें क्लास होंगे ये स्टैंडर्ड 3 4 एंड 5, और दिस एज ग्रुप कंसिस्ट ऑफ 3 years 8 to 11 years। आप इस तस्वीर में देख रहे हैं कि बच्चे जॉली मूड में खुशी खुशी सीखने, जरा सा भी इनके चेहरे पे तनाव का झलक नहीं है। वास्तविक में ऐसी शिक्षा होनी चाहिए, सजा की तरह नहीं होनी चाहिए। और जैसे कि कहा गया कि एक बकरी को पकड़ करके कसाई ले जा रहा था, तो दादा घुमाने ले गया था अपने बच्चे को, तो पूछा कि देखो वो कहाँ ले जा रहा है, तो बच्चा कहता है कि दादाजी वो उसको स्कूल ले जा रहा होगा। यानी उसमें मन में इतना भय देखिए कि बकरी पीछे खींच रहा है अपना शरीर और कसाई आगे खींच रहा है। तो इसी तरह से उसके मन में बना हुआ पढ़ाई ऐसे होती है, तो उसमें डर बना हुआ है। तो इस नई शिक्षा नीति में इस डर को समाप्त करने का विचार किया है, प्रावधान किया गया। बच्चे पे कोई तनाव ना हो, वो आत्महत्या ना करें, खुशी खुशी सीखे और एंजॉय करें। अब इसमें है कि स्टडी इन रीजनल लैंग्वेजेस टिल 5th स्टैंडर्ड। पहले भी मैंने इस पे चर्चा किया कि
इसमें रीजनल लैंग्वेज में अपनी मातृभाषा में जो क्षेत्र जहाँ जो भाषा चलता है, जैसे तमिलनाडु है वहाँ तमिल चलता है, और जैसे मान लो बिहार यूपी में हिंदी चल रहा है, कर्नाटक में कन्नड़ चल रहा है, पश्चिम बंगाल में बांग्ला चल रहा है। और इसी तरह से जहाँ जो भाषा प्रचलित है बच्चे उसी भाषा में शुरू में बोलते हैं, सीखते हैं, अपने माँ बाप से जो भी चीज सीखते हैं उसका प्रदर्शन करते हैं दूसरे को। जैसे कोई भी अभिवादन का तरीका हुआ तो वो अपनी मातृभाषा में ही सीखते हैं। तो इस पर ध्यान दिया गया है कि जो शुरुआती शिक्षा होगी वो मातृभाषा में होगी। अब हम लोग जो मिडिल स्कूल स्टेज है उसकी चर्चा करते हैं। ये जो है ये भी 3 वर्षों का होगा और इसमें क्लास 6, 7 और 8 शामिल होगा और इसमें बच्चे 11 से 14 वर्ष के बच्चे होंगे। इसमें आप देख रहे हैं बच्चे इसमें भी इस उम्र के जो हैं वो पढ़ रहे हैं बिल्कुल तनाव मुक्त होकर के और एंजॉय कर रहे हैं। और मिडिल स्टेज में ये कहता है कि विल बी टाउट टू द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 ऑनवर्ड्स, 6 और उसके बाद के क्लास में पढ़ेंगे। एज ए रिजल्ट दे विल लर्न टू डेवलप सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन फ्रॉम देयर अर्ली एज। मतलब कि इस स्टेज से ही 6 क्लास से ही उसको कंप्यूटर कोडिंग सिखाया जाएगा। चाइना वगैरह में भी जो है 3-4 से बच्चे कोडिंग सीखते हैं। आज देख रहे हैं चाइना कितना आगे है। मुझे लगता है कि आर्थिक स्थिति शायद विश्व में किसी भी देश से उसकी अच्छी है और सिर्फ भारत में ही वो 4 लाख करोड़ का निर्यात करते हैं। तो जिसके पास पैसे होंगे उसका इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा और देश के विकास के लिए उस पैसे का वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 6 क्लास से ही कोडिंग की व्यवस्था की गई, यानी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग वो सीखेगा और सॉफ्टवेयर तैयार करेगा। तो इस तरह से कंप्यूटर के क्षेत्र में हमारा देश काफी आगे बढ़ेगा और कंप्यूटर आज हर क्षेत्र की अनिवार्यता हो गई, चाहे जो भी हो, इंजीनियरिंग हो, मेडिकल हो, पॉलिटिकल क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र में कंप्यूटर के बिना कोई कार्य हो ही नहीं सकता है। तो इसमें 6 क्लास से ही कंप्यूटर कोडिंग की व्यवस्था की गई है ताकि बच्चे कोडिंग को जाने, प्रोग्रामिंग करें और देश को अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सके। अब हम लोग चर्चा करेंगे लास्ट स्टेज जो इसका है हाई स्कूल स्टेज। ये 4 वर्षों का होगा और इसमें 9th, 10th, 11th एंड 12th के बच्चे होंगे और इसमें 14 से 18 वर्ष के बच्चे होंगे, यानी कि 12 करने वाले बच्चों का जो उम्र होगा वो 18 वर्ष होगा। अब हम लोग देखते हैं कुरिकुलम एंड पेडागोजी इन स्कूल्स। लर्निंग शुड बी होलिस्टिक। होलिस्टिक का मतलब हुआ समग्र शिक्षा, अर्थात बच्चों को उसका मानसिक विकास हो, सांस्कृतिक विकास हो, इसका ध्यान रखा गया। और इसमें जो प्री स्कूलिंग के जो पहलू हैं और 12 तक के पहलू हैं उन सारे चीजों को इसमें शामिल किया गया कि बच्चे अनुशासन भी सीखें, अपना चरित्र का निर्माण भी करें, अपने सांस्कृतिक जो विरासत हैं उसको भी जाने, अपने इतिहास को जाने और वो आगे बढ़े, उसके अनुसार ही अपने देश की का निर्माण करें। इसके बाद इंटीग्रेटेड और इंक्लूसिव, इंजॉयबल एंड इंगेजिंग है। इंटीग्रेटेड मतलब क्या हुआ, सामान्य बच्चे जो विकलांग बच्चे भी हैं उसके साथ पढ़ें, यानी ताकि उसमें जो विकलांग बच्चे हैं उसमें आत्महीनता का भाव न हो। तो ये प्रयास किया गया है सामान्य बच्चों के साथ में विकलांग बच्चे जो है दिव्यांग, माननीय मोदी जी ने दिया है उसका नाम
ताकि उसमें आत्महीनता का बोध नहीं हो, दिव्यांग वाले हैं। और ये इसके बाद है इंक्लूसिव, दोनों लगभग एक है, इसमें सिर्फ यही है कि इंक्लूसिव में वो विकलांग पढ़ेंगे सामान्य के साथ, तो उसके विकलांग को पढ़ाने के लिए एक विशेष शिक्षक की आवश्यकता पड़ेगी, तो उसमें शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाएगा, समान प्रशिक्षण के बाद उसमें पढ़ाने लायक हो जाएंगे, तो वो इंक्लूसिव में आते हैं। इंजॉयबल मतलब वो खेल खेल में पढ़ेंगे, कथा कहानी के माध्यम से पढ़ेंगे, एंजॉय करेंगे, आनंदानुभूति करेंगे, कहीं भी तनाव नहीं होगा पाठ्यक्रम का, और उसमें उसको इंगेज किया जाएगा। कुछ ऐसा वर्क दे दिया जाएगा, मान लो प्रैक्टिकल वर्क, कि वो करे, प्रैक्टिकल कार्य में उसको बहुत मन लगता है। अब खिलौने कोई के जैसे देखिए कागज के लोग प्लेन बनाते हैं, या कोई और खिलौना बनाते हैं, या कुछ जैसे कहा गया है कि वो वोकेशनल होगा, तो उसको उसमें कुछ शिक्षा दी जाएगी, कुछ बनाने का, साबुन का, कैंडल का, ये बनाने में उनको भी आनंद आएगा, तो उसको इंगेज किया जाएगा। वो इस खाली बच्चे जो होते हैं, कहता है कि खाली दिमाग शैतान के, तो वो अगर बैठे रहेंगे, खाली दिमाग रहेगा, तो हो सकता है शरारत करे, तो शरारत करने का इसमें अवसर नहीं मिलेगा, वो सारा समय का उपयोग होगा। अब नेक्स्ट जो है वो है होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ लर्नर्स, यानी कि सीखने वाले का क्या है, समग्र शिक्षा, हर पहलू का उसमें विकास हो, चाहे वो अनुशासन का क्षेत्र हो, और वो कुछ सीखने का, शिक्षा ग्रहण करने का हो, या सांस्कृतिक पहलू हो, चरित्र निर्माण का पहलू, इन सारी चीजों का। NEP 2020 aims to move the education towards real understanding and to keep away the students from rote learning, यानी कि बच्चे समझ कर सीखें, कोई चीज को रटे नहीं। जैसे बच्चे को दिखा दीजिए ए फॉर एप्पल, किताब में देखा वो सीख लिया, लेकिन वो उसके विषय में वो नहीं जान रहा कि एप्पल जो है ये है क्या, इसको कैसे डिस्टिंग्विश, फल है, खाने का चीज है, या क्या है। वो सिर्फ रोट लर्निंग है, यानी कि रटंत विद्या है, रट लिया है वो, उसको पता नहीं है कि इसका एप्लीकेशन क्या है, सेब को हम करेंगे क्या, ये खाने, जब वो समझ जाए ये फ्रूट है और इसको खाना चाहिए, खाने से हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा, इसमें मिनरल्स है, आयरन है, तो इस तरह की क्या कहते हैं शिक्षा मिलनी चाहिए। रोट लर्निंग को इसमें अवॉइड किया गया है, जो भी बच्चे सीखें वो जान करके सीखें, उसके महत्व को समझें और दिमाग में उसको रखें, तो ये कोशिश किया गया है इस नई शिक्षा नीति में। इसके बाद रिड्यूस कुरिकुलम कंटेंट इन ईच सब्जेक्ट, प्रत्येक विषय में कोशिश की गई है कि उसका कंटेंट जो है बोझिल ना, उसको कम किया गया है, और ताकि बच्चे अच्छे से उसको सीख पाए बिना तनाव का। इसमें क्रिटिकल थिंकिंग यानी समीक्षात्मक थिंकिंग रखें, कि कोई चीज को सीधे पढ़ना लें और कहे किताब में ऐसा पढ़ा है, वो तर्क कर सके जो मैंने पढ़ा है वो सही है कि नहीं है, उसमें क्या खासियत है, और वो तर्क की कसौटी पे कस के देखे कि हाँ ये सही है, ये गलत है, तो वो सही गलत में भेद कर पाए। इंक्वायरी बेस्ड होना चाहिए, वो पूछताछ करे ऐसा क्यों हुआ, ऐसा हम क्यों करेंगे, तो ये होना चाहिए। डिस्कशन बेस्ड, ये उस पर परिचर्चा कर पाए, कोई चीज परिचर्चा तभी करेंगे जब उसका पूर्ण रूप से ज्ञान हो, तो डिस्कशन बच्चे कर सके, डिस्कशन बेस्ड हो, परिचर्चा कर पाए, क्या उसके अच्छे पहलू हैं, क्या उसमें डिमेरिट्स है, मेरिट्स है, ये होना चाहिए। नेक्स्ट इसका है इसमें पॉइंट की डिस्कवरी बेस्ड होना चाहिए, बच्चे अन्वेषी विचार के हों, वो सीधे पढ़े न परंपरागत ज्ञान हासिल ना करें, बल्कि उसमें कुछ खोजने का इनोवेटिव नेचर हो उनके, वो खोजने किसी चीज में खोजने का प्रयास करें। जैसे कहा गया ना कि न्यूटन किसी पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, तो एक गिरा सेब, तो उसने तर्क करना शुरू किया कि ये जो सेब नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं चला गया, तो उसने इस पे क्या कहते हैं डिस्कवरी किया कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण हो रहा है। तो इस तरह से बच्चे में अन्वेषण का विचार आए, और ये रटी रटाई हुई चीज को याद ना कर लें कि क्रिया और प्रतिक्रिया आपस में बराबर और विरोधी होती है, वो करके देखें कि कैसे क्रिया और प्रतिक्रिया बराबर और विरोधी होती है, तो इस तरह सीखें। और एनालिसिस बेस्ड, किसी का विश्लेषण कर पाए कि
कोई चीज ये कैसे हुआ, कई चीजों में वो भेद कर पाए, विश्लेषण कर पाए। तो इन सब चीजों का ये नई शिक्षा नीति में ध्यान रखा गया है। अब नया उसमें है एक एक्सपेरिंशियल लर्निंग, यानी कि अनुभव के द्वारा सीखना, कि कोई चीज करे और उसके बाद सीखे। जैसे मान लिया करता है कि हवा जो है वो दबाव डालती है, तो स्कूल में हम लोग भी सीखे कि एक गिलास में पानी पूरा भर के उस पर पोस्ट कार्ड डाल के उलट दिए तो नहीं गिरता। तो ये बताया गया कि भाई नीचे से हवा जो है उस पर दबाव डाल, इसीलिए पोस्ट कार्ड नहीं गिर पा रहा है। तो कोई और भी कोई काम करके अनुभव करता है। जैसे अभी भी नई शिक्षा नीति, ये लॉकडाउन के तहत ऑनलाइन शिक्षा हुआ, कई लोग नहीं जानते थे मोबाइल में ढेर सारे चीज, कि कैसे हम बनाएंगे इस जूम ऐप पर, कैसे काम करेंगे, कैसे लिंक भेजेंगे, कैसे क्लास लेंगे। तो ये लोगों को सिखा दिया, ये अनुभव से लोग सीखते हैं। तो अनुभव हर एक चीज को, हर एक लोगों को पारंगत बना देता है। कहता है प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। और एक और कहावत है, शहर शहर सिखाए कोतवाल, परिस्थिति बस लोग करके सीखते हैं। इसके बाद इसमें पॉइंट्स आर्ट्स इंटीग्रेटेड एजुकेशन। रटंत विद्या से अलग स्कूल की पढ़ाई को बच्चों के लिए रोचक बनाने का तरीका है। इसमें बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है, इससे उन्हें विषय आसानी से समझ में आ जाता है। इसके लिए नाटक या फिर कविता पाठ का सहारा लिया जाता है। इसके बाद देखते हैं इसमें स्पोर्ट्स इंटीग्रेटेड एजुकेशन, यानी कि अब खेल पे नई शिक्षा नीति में काफी जोर दिया गया है। इसको सभी कक्षाओं में सहायक विषय के रूप में नहीं, बल्कि इसको अनिवार्य विषय के रूप में लाया जा रहा है। पहले कहा गया था कि एक कहावत है, खेलोगे कूदोगे होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। अब ये जो कहावत है इसका जमाना अब लग गया है, क्योंकि अब खेलने वाले भी अच्छे करते हैं। जैसा कि आपके सामने उदाहरण है, तेंदुलकर मैट्रिक में फेल हो गया था, लेकिन क्रिकेट में विश्व उसका लोहा मानता है। और तो खेल के क्षेत्र में भी कैरियर है, उसमें भी बच्चे आगे बढ़ सकते हैं। तो अब नई शिक्षा नीति में खेल को हर एक पाठ्यक्रम में अनिवार्य रूप से जोड़ा जाएगा। इसके बाद है स्टोरी टेलिंग बेस्ड एजुकेशन। कोई कहानी के माध्यम से बच्चे आसानी से समझते हैं, उसमें नए नए शब्द आते हैं, उसको समझने का उनको मौका मिलता है, और उसका वो क्या कहते हैं अर्थ जानते हैं, उसका फिर प्रयोग करते हैं। और फिर वर्तमान में जैसे वैज्ञानिक समस्याओं को समझने में प्रयुक्त वो होती है, यह अर्थपूर्ण वैज्ञानिक पूछताछ के लिए उत्कृष्ट आधार प्रदान करता है। ये स्टोरी टेलिंग बेस्ड एजुकेशन जो है, इसके कई फायदे हैं। नए नए शब्दावली को जानना, उसका प्रयोग करना, वैज्ञानिक शब्दावली को समझना और उसका प्रयोग करना, यानी कि एक तरह से ये पढ़ाई को रोचक बनाता है और ये ज्ञान को बढ़ाता है। अब देखिए इसमें 4 इयर्स इंटीग्रेटेड बीएड डिग्री का प्रावधान किया गया। पहले बीएड 1 साल का हुआ करता था, बाद में 2 साल किया गया और 4 वर्ष का किया गया है। तो 4 वर्ष का ये बीएड डिग्री होगा इंटीग्रेटेड, और इसमें 1 साल के पढ़ने के बाद उसको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, और 2 साल करने के बाद उसको डिप्लोमा कोर्स दिया जाएगा। देखने उसको डिग्री कोर्स दिया गया, उसके सर पे देखिए दीक्षांत समारोह होता है, उसको सम्मानित किया जाता है। और फिर 3 साल के बाद उसको जो है डिग्री का सर्टिफिकेट दिया जाएगा, और 4 वर्ष पूरा होने के बाद विशेष उसको प्रमाण पत्र दिया जाएगा। तो इस तरह से बीएड कोर्स को 4 वर्ष का किया गया है। अब इसमें नई शिक्षा नीति में क्या दिया गया है कि मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन, फ्लेक्सिबिलिटी इन सब्जेक्ट्स, ब्रॉडर चॉइस ऑफ सब्जेक्ट। इसकी चर्चा पहले भी मैंने किया है कि इसमें जो है कि सब्जेक्ट का बैरियर नहीं रहेगा, कोई भी बच्चे कोई भी सब्जेक्ट का चयन कर सकते हैं। अब किसी को मैथ पढ़ना है, उसके साथ उसको हिस्ट्री पढ़ना है और अकाउंट्स पढ़ना है, तो वो पढ़ सकते हैं। साहित्य हिंदी लेना है, संस्कृत लेना, वो भी ले सकते हैं। तो ये क्या करते हैं,
ये क्रिटिकल थिंकिंग, जो समीक्षात्मक उसकी सोच है, यानी कि किसी चीज की सारी बातों जो किताब में लिखा हुआ है उसको ना मान करके वो तर्क करे और उसके गुण दोष को निकाल सकें। और बच्चों में इसमें है, इसके बाद है क्रिएटिव थिंकिंग, यानी रचनात्मक उसमें सोच आए, कुछ नया कर पाए। नई शिक्षा नीति में इस बात का ध्यान रखा गया है। No stream system. A student can opt for any subjects of any stream of his her interest. यानी कि बच्चे अपने इच्छा के अनुसार, अपने इंटरेस्ट के अनुसार, अपने रुचि के अनुसार सब्जेक्टों का, ये सब विषयों का चयन करेंगे। उनको जो विषय लेना है वो ले। किसी को मान ले जाए कि कॉमर्स भी पढ़ना है, अकाउंट्स भी सीखना है, बिजनेस स्टडीज सीखना है, इकोनॉमिक्स, उससे इकोनॉमिक्स ले लें। उसको लगता है कि हम फिजिक्स जो है उसमें बहुत सारे ज्ञान की बातें हैं, अब जैसे कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स है या और कोई भी फिजिक्स की जो भी थ्योरी है उसको, उसमें काफी रुचि है, उसको लगता है फिजिक्स भी पढ़ें, वो फिजिक्स भी रख सकते हैं। हिंदी साहित्य या संस्कृत साहित्य में उसको इंटरेस्ट है तो हिंदी साहित्य को भी वो क्या करते हैं, रख सकते हैं। तो इसमें क्या है कि स्ट्रीम नहीं, स्ट्रीम को समाप्त कर दिया हमने, आर्ट, कॉमर्स, साइंस, ऐसी कोई अभी स्ट्रीम जो है ये सब नहीं रहा, इसको रिमूव कर दिया गया है और ब्रॉड एरिया कर दिया गया बच्चों के सब्जेक्ट का चयन करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, ही और शी कैन टेक कॉम्बिनेशंस ऑफ अकाउंट्स, हिस्ट्री एंड फिजिक्स, इसकी चर्चा कर चुके हैं। इसके बाद नई शिक्षा नीति में जो वर्षों से कांग्रेस की जो सरकार रही है, उपेक्षा पूर्ण नीति अपनाई संस्कृत के विषय में। संस्कृत एक बहुत ही महत्वपूर्ण साहित्य है। मुझे मेरा पर्सनल जहां तक मामला है, शायद इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग कोई साहित्य नहीं है और इसकी उपेक्षा की गई है। और इस नई शिक्षा नीति में हर एक स्तर पे संस्कृत को बढ़ावा दिया गया है, उसमें शामिल किया गया है उसको, क्योंकि भारत का जो भी विरासत है, एक गौरवशाली परंपरा है, इतिहास है, उसके दर्शन आपको संस्कृत साहित्य में ही मिलेंगे। जो आनंदानुभूति संस्कृत साहित्य में है, मुझे लगता है शायद कोई भी किसी भी साहित्य में ऐसा नहीं है, लेकिन इसकी उपेक्षा की गई है। लोग रतंत्र विद्या कह करके उपेक्षा किए हैं और लोग अपने संस्कृति को, अपनी परंपरा को, अपने उसूल को, अपने मूल आदर्श को जानने में असफल रहे। ढेर सारे लोग आप क्या करते हैं, उसको देखिए, उसको कई लोगों को 85 कहिए वो समझता है लेकिन 85 नहीं समझता। एप्पल समझता है लेकिन सेब नहीं समझता है। अपने मूल संस्कृति से, मूल आदर्श से, अपने परंपरा से, इतिहास से जो भी है वो दूर होते चले गए। तो नई शिक्षा नीति में ये प्रयास किया गया है शिक्षाविदों के द्वारा, ये जो सबसे प्राचीन भाषा है उसका इसके में प्रयोग हो, उसको लोग अपनी संस्कृति को, अपने जो महान भाव हैं, महापुरुष हैं, उनको जाने, अपनी संस्कृति को जाने। अब देखिए, एक केबीसी होता है, उसमें शत्रुघ्न सिन्हा जो हमारे बिहार राज्य के ही अभिनेता हैं, उनकी बेटी सोनाक्षी सिन्हा, उनको केबीसी में पूछा गया था कि आप बताइए कि हनुमान जी ने सजीवन बूटी किसके लिए लाया था। तो सोचिए, जब उनके भाई का नाम लवकुश है और पिता भी शत्रुघ्न सिन्हा है, मैंने राम के 4 भाई में एक भाई वो भी हैं, वो नहीं बता सकते क्या संस्कृति जानते हैं। दूसरे संस्कृति को, एक पाश्चात्य संस्कृति को अपनाने की घोर लग गई है। अपना एक सोशल स्टेटस समझते हैं कि जो अंग्रेजी जान गए वो बहुत अच्छे। भाषा जहां तक है संप्रेषण का माध्यम है, कोई भी भाषा का उपयोग करें, अपनी भावना को हम व्यक्त कर पाए। आप देखिए, रूस में रशियन चलता है, चीन में चाइनीज चलता है, जापान में जापानीज चलता है। सभी अपने भाषा को प्राथमिकता देते हैं, किंतु भारत की ऐसी सरकार रही, ऐसे सोच वाले लोग रहे हैं जो कि अपने मूल भाषा को, प्राचीन भाषा को, जिसमें इतनी सारी जानकारियां हैं, हमारे इतिहास उसमें हैं, उसकी उपेक्षा की गई।
और अंग्रेजी को अपनाया गया। अंग्रेजी जानना, मैं ये नहीं कहीं कहा कि खराब है, आप 50 भाषा को जाने। राहुल सांकृत्यायन जी 36 भाषा के विद्वान थे, लेकिन अपने मूल भाषा को जरूर आप अपनाएं, अपनी संस्कृति में जरूर बात करें, आप बच्चों के सामने उस संस्कृति में बात करें, ताकि वो आपकी संस्कृति को जान सके, वो जान सके मैं हूं कौन, मेरा इतिहास क्या है। साहित्य किसी का दर्पण होता है। कहता है कि एक शेर जो है जन्म हुआ और रहने लगा सियार के साथ, तो वो सियार की तरह भौंकने लगा, और जब एक बार बड़ा हुआ, पानी में गया, अपनी छवि देखा तो मैं तो शेर हूं, पहले उस शेर से भागता था, तब वो दहाड़ा। यही साहित्य जो है वो हमारा क्या कहते हैं, एक आईना है, और उसमें जब जानेंगे कि हमारे पूर्वज कैसे थे, सारे इतिहास तो उसी में, संस्कृत में ही है। तो वो जब अपने संस्कृति को नहीं जानेंगे, अपने इतिहास को नहीं जानेंगे, गौरवशाली संस्कृति को नहीं जानेंगे, तो फिर उसका आदर कैसे करेंगे। तो इसलिए अपनी संस्कृति को जानना जरूरी है, और वो कहाँ मिलेंगे, संस्कृत में। तो नई शिक्षा नीति में संस्कृत को बढ़ावा दिया गया है हर एक स्तर पे, और ये कंप्यूटर के लिए सबसे महत्वपूर्ण भाषा है। वैज्ञानिकों ने ऐसा कहा, कंप्यूटर के लोग कहते हैं, क्योंकि दूसरी भाषा में क्या है कि आप अगर जिसे आप बोलते हैं तो वो क्या कहते हैं, लिखता है। मोबाइल पर भी आप कोई भी देखे, कोई अपनी बात को बोलिए, वो प्रिंट हो जाता है। तो संस्कृत में क्या है कि जो आप बोलते हैं वही लिखते हैं। हिंदी में भी वही बात, जो लिखते हैं वही बोलते हैं। अंग्रेजी में क्या है, कई किसी ने कहा कि इट इज एन इरेगुलर लैंग्वेज, यानी कि अनियमित भाषा। जो हम बोलते हैं वो लिखते नहीं है, जो लिखते हैं बोलते नहीं। जैसे आप अंग्रेजी में जिसे आप नो लिखते हैं, KNOW, नो मतलब जानना, NO नो मतलब नहीं। अगर आप बोल करके लिखेंगे कंप्यूटर पे, तो अगर आपको कहना डू यू नो मी, तो वो NO नो लिख देगा, क्योंकि उसमें ये सेंस नहीं है कि कौन सा नो ये बोलना चाह रहे हैं। तो संस्कृत सबसे उपयोग, इसे इसमें बोल दिए मैं घर जाऊंगा, अहम गृहम गच्छामि। तो संस्कृत में ये विशेषता है कि गच्छामि हम गृहम भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, उसको वो अर्थ में कोई अंतर नहीं है, लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं है। तो भविष्य में हो सकता है कंप्यूटर में संस्कृत का उपयोग किया जाए। तो ये बहुत ही मैंने अच्छा विषय लाया गया है नई शिक्षा नीति में, और इससे हमारे जो धरोहर है, हमारे जो हाथी है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, हमारे जो महान लोग हुए हैं, उनके विषय में बच्चों को जानने का अवसर मिलेगा, तो ये विकृति नहीं आएगी। अब नई शिक्षा नीति में महत्वपूर्ण एक विषय जो मैं पहले भी चर्चा किया हूं कि ये वोकेशनल एजुकेशन है। इसमें फोकस ऑन स्किल, कुशलता, कौशल जो है उस पर ध्यान दिया कि बच्चों में स्किल डेवलप हो हर चीज। जैसे मान ले कई तरह के स्किल होते हैं, मान ले जाए कि क्वेश्चनिंग, इसलिए कैसे प्रश्न कैसे पूछेंगे, बोर्ड पर कैसे लिखेंगे, या कैसे पढ़ाएंगे, ये सभी एक आर्ट है, एक कला है। तो ये क्या कहते हैं, फोकस इस पर किया गया है, और ये 6 क्लास से ही वोकेशनल कोर्स शामिल किया जाएगा। जैसा मैं पहले भी कहा कि इसमें बच्चों को रोजगारोन्मुख शिक्षा दी जाएगी, बच्चे बेरोजगार ना हो। ये अब होता है ना कि इतने लोग बेरोजगार हो गए, अगर इस तरह की शिक्षा दी जाएगी, वो कुछ से कुछ, जापान में ऐसी शिक्षा है, चाइना में ऐसी शिक्षा है, छोटे छोटे बच्चे खिलौने बनाते हैं, और यहाँ पर एक बेरोजगारों की फौज खड़ी हो जाती है। लोग कहते हैं इतने लोग, और किसी भी सरकार के लिए संभव नहीं है सारे शिक्षित लोगों को रोजगार देना। अगर इस तरह की शिक्षा दी जाएगी तो वो रोजगार मांगेंगे नहीं, रोजगार में लोगों को रखेंगे। लोग कहेंगे भाई मेरे यहाँ काम करने आइए, मेरे पास कैंडल का इंडस्ट्रीज है, हम क्या करते हैं, सिंदूर बनाते हैं, सर्फ बनाते हैं, ये सब सारे चीज, और भी कुछ खिलौने बनाते हैं, तो उसमें लोग चाहिए। और इसको दिल्ली की सरकार जो है वो एक कोई क्या कहते हैं, कोई ब्लास्टर करके शुरू किया है, जिसमें बच्चे उत्साहपूर्वक भाग ले रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, अपना मुनाफा दिखा दे रहे हैं। तो इस ये जो है बेरोजगारों की जो फौज है उसको कम करेगा, और सरकार पर भी प्रेशर घटेगा। नहीं तो ये मुद्दा होता है कि हम रोजगार देंगे, ये करेंगे, पेंशन बैठे पेंशन देंगे, तो सरकार का जो पैसा उस पर खर्च होगा उससे इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च नहीं कर पाएगा, वो पैसा बचेगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे वो खर्च कर पाएंगे। और इसमें कह रहा है कि कोडिंग, किसी क्लास से ही कोडिंग सिखाया जाएगा, कंप्यूटर का प्रोग्रामिंग सिखाया जाएगा, बच्चे सॉफ्टवेयर तैयार करेंगे, तो हमारे देश में ढेर बाल वैज्ञानिक तैयार होंगे। और कहता है पोट्री, यानी कि नई शिक्षा नीति में कार्य, किसी बच्चे को जिसे मान लिया जाए कि लोग बर्तन बनाने वाले बर्तन बनाते हैं, किसी बच्चा को इंटरेस्ट है तो चाक वगैरह जो है
अब इलेक्ट्रिक कार है, स्विच दबाइए चलना शुरू, स्पीड कंट्रोल कीजिए। तो अगर किसी बच्चे को इंटरेस्ट है कि मैं बर्तन, मिट्टी का बर्तन कुल्हड़ बनाऊंगा, प्याला बनाऊंगा, या जो भी मिट्टी के सुंदर सुंदर बर्तन उसको अलग अलग पेंट से कलर करके उसको बेचेंगे, तो ये भी व्यवसाय, वो भी उसको सीखने की सुविधा प्रोवाइड किया जाएगा। और इसके बाद जैसे गार्डनिंग में किसी को इंटरेस्ट है वो सीखेंगे, किसी को जैसे लोहा का काम क्या करते हैं इंटरेस्ट है, लोहार का काम, उसको वो सुविधा प्रोवाइड किया जाएगा। बढ़ई का काम है, ये सब उसको दिया जाएगा सुविधा कि वो ये काम उसमें अगर इंटरेस्ट है वो सीख पाएंगे। इसके बाद है इसमें नई शिक्षा में डिजिटलाइजेशन इन एजुकेशन, यानी कि कंप्यूटर का प्रयोग करना और मोबाइल का प्रयोग, इंटरनेट का प्रयोग, ये कहलाता है डिजिटलाइजेशन। तो इसमें आज सारे काम कंप्यूटर के माध्यम से हो रहे हैं, तो ये सारे चीज क्या कहते हैं इस डिजिटल के प्रयोग से लोग, जैसे आप देखते हैं बैंक में आप पैसा निकालते हैं तो उसमें भी इसका प्रयोग होता है, कोई आप मैसेज भेजना है, सारे बिना डिजिटल का कुछ हो ही नहीं सकता है, तो इसमें इस पे जोर दिया गया है। टेक डिजिटल टू रूरल एरिया, और इस डिजिटल जो एपरेटर्स हैं, कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल, रूरल क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्रों में भी इसको बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि हमारे देश की करीब 70% आबादी जो है वो गांव में ही रहते हैं, बहुत बड़ी आबादी इससे छूट जाते हैं, तो ये प्रयोग किया गया। और ये शिक्षा जो है उसके स्थानीय लैंग्वेज में देने का प्रयास किया गया है। हालांकि इसके लिए समस्या आएगी कि दो भाषीय की जरूरत पड़ेगी, जो उस क्षेत्रीय भाषा भी जाने और इंग्लिश भी जाने। इसके बाद इसमें दिया गया प्रोमोटिंग इंडियन आर्ट्स एंड कल्चर, भारतीय जो संस्कृति है, कला है, उसको शामिल किया गया नई शिक्षा नीति में, कि अपने जो ढेर सारे क्या अंग्रेज आए, भारत के जो हस्त उद्योग कहा जाता है कि ढाका का मलमल फेमस था, एक थान कपड़े जो है अंगूठी के से होके पार होता था। इससे अनुमान आप लगा सकते हैं कि भारतीय कला जो हस्तकला वगैरह कितनी विकसित थी। सबसे पहले उन्होंने यहाँ की संस्कृति को बर्बाद किया, कला को बर्बाद किया, ताकि उस पर आश्रित हो जाए। कहता अगर किसी देश को गुलाम बनाना है, उसकी संस्कृति को, उसकी भाषा को आप समाप्त कर दीजिए, आप पर निर्भर करने लगे। तो promotion of Indian arts and culture is a priority that will benefit not only the nation but also the individual. It is necessary to introduce students to their culture, which will enable them to have sense belonging and identity, and will also help them value their culture tradition. The students must develop a strong sense of their own culture, यानी कि अपनी संस्कृति के प्रति उसको स्नेह हो, लगाव हो और उसका वो पालन करे। इस नई शिक्षा नीति में ये प्रयोग, ये शामिल किया गया है। इसके बाद है बेसिक ट्रेनिंग इन हेल्थ, बच्चों को अपना कैसे हम अपने हेल्थ पर ध्यान दें, ध्यान रख सके, इस बात को शामिल किया गया है। जैसे मेंटल हेल्थ, मानसिक स्वस्थता कैसे बनी रहे, कैसे अच्छी सोच बनी रहे, तो इसका ध्यान रखा गया। न्यूट्रिशन, यानी एक शरीर को जो बिना न्यूट्रिशन का कुछ भी संभव नहीं सकता है। कहता है कि कोई भी हम अगर काम करते हैं, ईच एंड एवरी एक्टिविटीज रिक्वायर्स एनर्जी एंड दिस एनर्जी इज प्रोवाइडेड बाय फूड। तो फूड में 4 कंपोनेंट्स हैं, जैसे फैट है, विटामिन है, प्रोटीन है, मिनरल्स है, ये सभी चीज। तो ये जो भी चीजें ये प्रोवाइड करते हैं, पोषण, न्यूट्रिशन, उसको कहते हैं न्यूट्रिएंट्स। तो ये इसका उसको ज्ञान हो कि हम क्या क्या खाना में खाएं तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा और मन भी स्वस्थ रहेगा और उसी से काम करता है। पर्सनल एंड पब्लिक हाइजीन, व्यक्तिगत स्वास्थ्य कैसे, कैसे आप जगते हैं, कितने समय जगते हैं, कब स्नान करते हैं, तो ये सब चीज का ध्यान, व्यायाम कब करते हैं, एक्सरसाइज कैसे करते हैं, योग करते हैं कि नहीं करते हैं, पर्सनल हाइजीन के लिए आवश्यक है। एक पब्लिक हाइजीन है जैसे कि सार्वजनिक स्वास्थ्य, जैसे नाला किसी का रोड पर बह रहा है, कोई वेस्ट मटेरियल का डिस्चार्ज रोड पर कर देता है, तो इससे भी क्या होता है कि स्वास्थ्य लोगों का प्रभावित है। कोई गड्ढा बगल में पानी में सर रहा है, दुर्गंध आ रहा है, तो वो गड्ढे पे या तो भर दें या उसमें मछली पालन करें, ताकि वो जैसे गैम्बूसिया फिश होता है जो कि मच्छर के लार्वा खा जाता है। कई जो बीमारी होता है जैसे मलेरिया वगैरह, वो एक प्रोटोजोन पैरासाइट है
प्लाज्मोडियम उससे फैलता है, और वो एनोफिलिस मच्छर के काटने से होता है। तो मच्छर को डिस्ट्रॉय करने बीमारी नहीं होगा। अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखें, जैसे मच्छर मलेरिया से बचने के लिए मच्छरदानी लगाएं, फ्यूमिंग करें, गड्ढा को भरें, इंसेक्टिसाइड का छिड़काव करें, किरासन तेल डालें, ये सब हमें करना चाहिए। और फर्स्ट एड कि कोई भी घटना घटे प्राथमिक उपचार कैसे कैसे करें। जैसे स्नेक बाइटिंग हुआ तो जहां पर स्नेक झाड़ फूक के चक्कर में ना पड़े, नहीं तो मौत निश्चित है। उसके लिए क्या करें, उस पर क्रॉस कटिंग करें ब्लेड से स्टरलाइज करके, और प्रेस करके ब्लड निकाल दें, दोनों तरफ उसको रस्सी से बांध दें कि विष शरीर में ना फैले। ये प्राथमिक उपचार जैसे हुआ। अब किसी खांसी हो गया तो तुलसी का काढ़ा पीजिए, या छोटे छोटे चीज जो है जरूरत पड़े तो वो उसका जाने। और इसके बाद प्रिवेंटिव हेल्थ, अपने स्वास्थ्य को कैसे बचाए रखें, जैसा कि चर्चा मैंने किया कि जैसे कहीं पर डेंगू फैल रहा है तो, और या ये मलेरिया फैल रहा है तो मच्छर से पैदा, तो मच्छर को डिस्ट्रॉय करें। तो ये प्रिवेंटिव, या मच्छरदानी लगाएं, खिड़की में जाल लगाएं, आयरन मेस लगाएं, फ्यूमिंग करें, ये सब कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये कि the NEP 2020 aims at making India as a global knowledge and super power। इसका उद्देश्य क्या है? नई शिक्षा नीति का उद्देश्य है कि हमारा देश एक सुपर पावर बने, हर क्षेत्र में आगे बढ़े, लोग हमें अनुकरण करें, लोग मेरे सामान का आयात करें, ना कि हम दूसरे का आयात करें, और उसमें अपना राजस्व जो है, रेवेन्यू को उसमें बर्बाद करें। इसके बाद नई शिक्षा नीति में एक क्या क्या किया है कि इसके जो बजट को बढ़ा, जितने सारे जब काम करेंगे तो उसमें पैसे की जरूरत पड़ेगी। तो अभी तक शिक्षा नीति में 4.43 ही बजट का शामिल किया गया है। नई शिक्षा नीति में खर्च को बढ़ाया गया है, यानी कि उसमें 6% को जीडीपी बढ़ाया गया। इट वाज announced that 6% of GDP would be spent on education। मतलब कि जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, सकल घरेलू उत्पाद जो भी है, उस पर जो खर्च जितना हो रहा है उसका 6% शिक्षा पे खर्च किया जाएगा। At present only around 3% of GDP is spent on education। अभी तक 3% ही होता आया है। इसके बाद एडवांटेज ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। The new education policy will give importance to students' practical knowledge instead of just pushing them towards rote। यानी कि लोगों को इसमें प्रैक्टिकल व्यवहारिक ज्ञान देने का प्रयास किया गया है, रटंत विद्या को अवॉइड किया गया है। It will help students to develop scientific temperament from young age। यानी शुरुआती दौर से, युवा अवस्था से कोई चीज को क्या है, एक वैज्ञानिक सोच को डेवलप करने का प्रावधान किया गया है। इस पर हमारे आचार्य जी क्लास ले चुके हैं और बहुत विस्तार से, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने साइंटिफिक टेम्परामेंट के विषय में बताया है कि यानी कि जैसे गांव में जैसे कुएं में कहता है कुआं को कमला कोई लामा है, यानी कि उस पर जूता पहन के नहीं चाहिए। उसके पीछे क्या सोच है कि जहाँ पानी खींचता है वहां पे काई जम जाती है और फिसलन होता है, तो जूता पहन के अगर लोग कुएं के चढ़ेंगे नहर पे तो फिसल के गिर जाएंगे। तो भगवान से जोर दिया गया है कि हम भगवान की श्रद्धा के नाम पर लोग नहीं चढ़ेंगे, लेकिन इसके पीछे क्या है, एक साइंटिफिक वैज्ञानिक सोच है कि वो कुएं में ना गिरे। तो ये है, ये कई क्षेत्रों में मैंने जोड़ा गया है, ये बहुत ही विस्तार से इस पर चर्चा हो चुकी है। The NEP aims to make it easier to set up new quality of higher educational institute which will be at par with the global standard। मतलब कि जो विश्व का मानक है उस तरह का शिक्षण संस्थान जो है हमारे यहाँ बनाया जाए, ताकि विशेष जो विश्व के अच्छे संगठन, ये जो शिक्षण संस्थान है वो भी हमारे कैंपस बनाए और अपने हमारे बच्चे को उसमें वो ले, उसकी सुविधा बच्चों को यहाँ मिले, विदेश जाना नहीं पड़े। ढेर सारे इंजीनियरिंग कॉलेज में कैंपस सिलेक्शन होता है, अच्छी अच्छी कंपनी आती है और हमारे प्रतिभावान छात्र को ले जाते हैं। तो वो ऐसा शिक्षा जो विश्व का मानक है, अच्छा है। आज हमसे छोटा छोटा देश है, जर्मनी, इटली, ढेर सारे देश, लेकिन हमसे तकनीक में आगे हैं। हम लोग खाने कमाने में ही सिर्फ समय बिताते हैं, सारे पैसे खर्च करते हैं, वैज्ञानिक सोच रखते नहीं हैं, जबकि इसको संविधान में भी शामिल किया गया है। तो फिर उसमें क्या कहते हैं, वो
क्या कहते वैज्ञानिक सोच को शामिल करना चाहिए। विश्व के स्तर का शिक्षण संस्थान बनाया जाना चाहिए। सिंस NEP will make it easier for foreign colleges to set up, ये चर्चा मैं कर चुका। This will promote value based education, यानी कि शिक्षा ऐसी हो जो क्या कहते हैं अपने मूल आदर्श को जाने, संस्कृति को जाने, ऐसा क्या कहते हैं ध्यान रखा गया है। और इसके बाद न्यू एजुकेशन पॉलिसी में NAC बैंक, नेशनल एकेडमिक क्रेडिट बैंक की स्थापना की गई है। ये बैंक ऐसा क्या है, इसके लिए यूनिवर्सिटी को, कॉलेज को रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। जो बच्चे हैं उसका शिक्षण का पीरियड के हिसाब से वो ये रिकॉर्ड रखते हैं। अगर कोई बच्चा बीच में पढ़ाई छोड़ दिया तो इसका उसको खामियाजा भुगतना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है, एक वर्चुअल स्टोर है, उसमें डाटा उसका रिकॉर्ड होगा और जब मन तब वहीं अपनी पढ़ाई फिर से बिना कोई हार्म किए हुए, बिना किसी लॉस का फिर से वो शुरू कर सकता है। इसके बाद नए एजुकेशन पॉलिसी में द हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया HEC बनाया गया है। एस फॉर हायर, ई फॉर एजुकेशन और सी फॉर कमीशन। ये UGC का स्थान लेगा और ये क्या कहते हैं, ये जो बनाया गया, सरकार ने उच्च शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने तथा फर्जी विश्वविद्यालयों पर लगाम लगाने के लिए UGC अधिनियम में बड़ा बदलाव करने का फैसला लिया है। इस बदलाव के तहत UGC को समाप्त कर उसके स्थान पर HEC बनाया गया है। इसमें क्या है, इसके प्रमुख बिंदु, हायर एजुकेशन कमीशन एक नियामक संस्था, रेगुलेटरी ये इंस्टीट्यूशन है होगी, जो निजी तथा डीम्ड विश्वविद्यालयों के लिए सभी प्रकार के नियम तय करेगी। अब तक यह काम मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा किए जाते थे। उच्च शिक्षण संस्थानों की मनमानी को रोकने के लिए पहली बार HEC एक्ट में जुर्माने के साथ सजा का प्रावधान किया गया है। दोषी पाए जाने पर CPC के तहत 3 साल या उससे अधिक सजा हो सकती है। आवश्यक जो अकादमिक मानकों को बनाए रखने में विफल पाए गए संस्थानों के परामर्श के लिए यह एक रोड मैप प्रदान करेगा। आयोग उच्च शिक्षण संस्थानों को इस बात के लिए भी प्रोत्साहित करेगा कि वे शिक्षा, शिक्षण एवं शोध के क्षेत्र में सर्वोत्तम पद्धतियों का विकास करे। यह आयोग फर्जी एवं मानकों पर खरा न उतरने वाले संस्थानों को बंद करने का आदेश दे सकता है। आदेश नहीं मानने के खिलाफ जुर्माना एवं सजा दोनों का प्रावधान है। शिक्षा की ये गुणवत्ता को बढ़ाना इसका इसका मुख्य उद्देश्य है। शैक्षणिक मानकों को बनाए रखना, शिक्षण मूल्यों एवं अनुसंधान के लिए मानक तय करना। नवीन शिक्षा, इसमें नई शिक्षा नीति में जो शिक्षा केंद्र है उसको बढ़ाने का प्रावधान किया गया है ताकि इस देश के सारे बच्चे को शिक्षित किया जा सके। चूंकि RTE में, राइट टू एजुकेशन में है कि सभी बच्चों को शिक्षा देना सरकार का दायित्व है। इससे नए अधिक से अधिक शिक्षण संस्थान को बढ़ाए जाने का प्रावधान है। स्कूल के बुनियादी ढांचे का विकास और नवीन शिक्षा केंद्रों की स्थापना पर जोर दिया गया है। 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% सकल नामांकन अनुपात रखा गया, यानी कि जितने बच्चे किसी एरिया में पढ़ने वाले हैं उन सारे का एडमिशन हो, ये 100% हो, कोई बच्चे छूटे नहीं शिक्षण संस्थान के क्या कहते हैं क्षेत्र में, इसका ध्यान रखा गया है। और नई शिक्षा नीति में PhD के लिए अब MPhil करने की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है। अब लोग ग्रेजुएशन करके फिर 2 साल PG करेंगे और फिर सीधे PhD कर सकते हैं, ऐसा है। तो नई शिक्षा नीति करीब 256 पेज के हैं। सारी बातों को रखना संभव नहीं था, लेकिन जो भी मुख्य बातें उसको रखने का मैंने प्रयास किया। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद क्योंकि आप अपना बहुमूल्य समय दिया है और धैर्यपूर्वक सुना है और इस प्रोग्राम को सफल बनाया है। और सभी आचार्यों को धन्यवाद देने के बाद हम जो कोऑर्डिनेटर हैं और प्रधानाचार्य हैं उनको भी धन्यवाद देंगे कि उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दिया है। और जो भी इस काम में सहयोग किए सभी को मेरा हृदय से धन्यवाद। और यहाँ हमारे टेक्निकल सपोर्ट में आशीष जी हैं, इन्होंने बड़ा सहयोग किया है, इनको भी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, आभार। और इसको बनाने में नए युवा हमारे कंप्यूटर संगणक के आचार्य नितेश ने भी सहयोग किया, विधान चंद्र जी ने भी किया, उनको भी हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। और
इसी के साथ इस सत्र की समाप्ति करते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।